अरे मैं तुम तीनों को कितनी बार बोल चुकी हूँ कि रसोई के आसपास अपने इन घने लंबे बालों को मत झाड़ा करो, लेकिन तुम तीनों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अब सारे खाने में बाल बाल हुआ पड़ा है, कोई कैसे खाए इस खाने को। माँ, आप हमेशा हम तीनों को बालों को लेके बोलती और डांटती रहती हो। तो कहाँ ही तुम मेरी बातों को मान ही लेती हो। आखिर करती तो तुम तीनों अपने मन की ही हो। बालों को खोल के घूमना, बस यही करो। माँ, हमारा भी मन करता है बालों में हेयर स्टाइल करना, सुंदर सी बालों को रखना, लेकिन आप हो कि हर वक्त बस बालों को बांध के रखने को बोलती हो। इतना कहने के बाद तीनों ही आंगन में आके बैठ जाती हैं और तीनों बहन फिर से अपने हाथों में कंघी को लेके अपने अपने बाल झाड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ पूनम की पड़ोसन, जो कि उसके बगल में ही रहती है, जो अपने आंगन में गेहूं को धो के सुखा रही होती है। तभी तेज हवा के कारण उसके गेहूं के ऊपर टूटे हुए बाल आ जाते हैं और वो बालों को हाथों से समेटती है। सीधा पूनम के पास आती है। वहां वो उसकी तीनों बेटियों को देख के कहती है, हाँ हाँ, मुझे पता था ये तुम तीनों के ही काम है। कई बार आगाह कर चुकी हूँ मैं। अरे ओ पूनम, कहाँ है तू? बाहर तो आ जरा। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? ऐसा क्या हो गया? तेरी बेटियों को कई बार बोल चुकी हूँ कि अपने बालों को संभाल के रखें, लेकिन नहीं। और आज तो हद ही हो गई। मैं आंगन में गेहूं धो रही थी, तभी मेरे गेहूं पर ये अचानक से बाल आ गिरे। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये तेरी बेटी के ही हैं। मेरा सारा गेहूं गंदा कर दिया। हाँ, तू कैसे कह सकती है कि ये बाल मेरी बेटियों के ही हैं? आस पड़ोस में और भी लोग रहते हैं, लेकिन तू हाथ धो के मेरी बेटियों के पीछे पड़ी रहती है। पूनम सब जानती हुई कि ये बाल मेरी बेटियों के ही हैं, पड़ोसन के जाने के बाद अपनी बेटियों के बाल पकड़ के घर में लाती है और कहती है, मैं जानती हूँ ये तुम तीनों के ही कारनामे हैं, और कितना समझाऊं मैं तुम तीनों को। तुम्हारी वजह से मुझे हर कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, रात का समय हो रहा होता है। पूनम अपनी तीनों बेटियों के साथ जमीन पर सो रही होती है। पूनम की बड़ी बेटी मेघना का मन उल्टी सा होता है और वो सबको सोता छोड़ अकेले छत पर टहलने चली जाती है। मेघना अपने बालों को खोल के छत पर घूम ही रही होती है कि तभी पड़ोस के छत पर एक आदमी, जो कि खाट पर सो रहा होता है, उसकी आंख अचानक खुलती है और वो मेघना को ऐसे घूमता देख के चिल्लाते हुए कहता है, चुड़ैल चुड़ैल बचाओ मुझे कोई, अरे कोई है यहाँ आसपास। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। हे भगवान, ये जाती क्यों नहीं है? उस आदमी की तेज आवाज सुन के कुछ लोग अपने अपने घर से बाहर आते हैं। वो आदमी सब लोगों को छत पर हुई चीजों के बारे में बताता है। वो उस घर की तरफ इशारा करता है। सभी लोग उस घर के पास आते हैं और गेट पीटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस आदमी को देख मेघना भागती हुई छत से नीचे आती है और डर के मारे अपनी माँ के बगल में सो जाती है। तभी दरवाजे की खटखट की आवाज से पूनम उठ के गेट खोलने जाती है। दरवाजे पर लोगों को देख पूनम कहती है, क्या हुआ भाई साहब, आप लोग इतनी रात को यहाँ? सब ठीक तो है ना? अरे हम लोगों को छोड़ो, ये बताओ आपने घर में कौन सी चुड़ैल को पनाह दे रखी है तुमने? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारी छत पर एक चुड़ैल थी जो अपने काले घने बालों को खोल के घूम रही थी। पूनम फिर समझ जाती है कि फिर से उसकी बेटी ने ही कुछ किया है। वो घर के अंदर जाकर अपनी तीनों बेटियों को उठा के बाहर लाती है और तीनों बेटी अपनी आंखों को मलते हुए घर से बाहर आती है। ये लो देख लो, अब आप लोग ही बता दो कि कौन सी चुड़ैल को आपने छत पर देखा। तभी वो डरा हुआ आदमी अपनी उंगली का इशारा मेघना की तरफ करता है। तब मेघना कहती है, नहीं नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं छत पर घूम रही थी, और कोई बात नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने, और अब देख भी लिया ना कि यहाँ कोई भूत नहीं है। पूनम सबको समझा बुझा के वहां से भेज देती है। कुछ वक्त गुजरता है और पूनम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पूनम एक सिलाई सेंटर में छोटा मोटा काम करती थी। माँ के बीमार होने पर उसकी तीनों बेटियां वहां जाके काम करने लगती हैं। तीनों बहन कपड़ों को सिल ही रही होती हैं कि तभी वहां एक रईस घर की औरत आती है, जो उसके बालों को देखकर देखती ही रह जाती है। वो उसके पास जाती है और कहती है, तुम तीनों की ये असली बाल है ना या नकली है? क्योंकि मैंने आज तक किसी भी लड़की औरत के इतने घने लंबे बाल नहीं देखे। बताओ ना, चुप क्यों हो? बोलो, ये नकली है या असली? हाँ, ये इतने काले घने और कमर से नीचे तक के जो बाल आप देख रही हो, ये असली है, नकली नहीं। मुझे तुम तीनों ही बहुत पसंद हो। बाल के साथ साथ तुम तीनों खूबसूरत भी बहुत हो। कुछ देर बाद बातें करके वो रईस औरत अपने सिले हुए कपड़े का थैला लेके वहां से चली जाती है। तीनों बहन घर आके अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। अगले दिन सुबह फिर वो औरत वहीं आ खड़ी होती है। देखो, वो औरत आज फिर आई है, पता नहीं अब क्या पूछना होगा उसको हमसे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज वो चुपचाप बस उन्हें देख रही होती है।
शाम होते ही तीनों अपने घर के लिए निकल ही रही होती हैं। उनके निकलने के कुछ देर बाद ही वो औरत भी उसके पीछे जाना शुरू करती है और उसके घर का पता जान लेती है। अगले दिन सुबह पूनम के घर के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियों का आगमन होता है। वो औरत अपने तीनों बेटों को लेके पूनम के घर पहुंचती है। सबको देख पूनम हैरान होते हुए कहती है, कौन हो आप लोग और इस गरीब के घर क्या काम पड़ा आपको हम गरीब से? बताती हूँ, लेकिन क्या ऐसे ही खड़े खड़े मुझे कहीं बैठने को नहीं कहोगी? पूनम तीनों को एक साधारण सी कुर्सी पर बिठाती है और पानी लाकर देती है। तब वहां उसकी तीनों बेटियां आती हैं और उस औरत को देख अपनी माँ से कहती हैं, माँ, ये वही है जिनके बारे में हम तीनों आपको बता रहे थे। लगता है ये हमारे बालों का राज जानने हमारे घर तक आ गई। नहीं, इस बार मैं इसलिए आई हूँ, दरअसल मेरा शुरू से ही सपना था कि मेरे तीनों बेटों की जो बहुएं हों उनके बाल काले, घने और लंबे हों। मेरे बाल तो आप देख ही रहे हो, कभी भी ये कंधे से नीचे तक नहीं गए। हमेशा मेरे बाल इतने छोटे ही रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये इतने लंबे घने बाल वाली लड़कियां मेरे घर की लक्ष्मी यानी कि मेरी बहू बन जाएं। मैं अपने तीनों बेटों का रिश्ता आपकी बेटियों के लिए लेकर आई हूँ। आप मेरे घर को देख के अंदाजा लगा ही सकती हो कि मेरी हैसियत आपके सामने कुछ भी नहीं है। मैं कैसे आपके बेटे से अपनी बेटियों की शादी कर दूं? मुझे आपकी बेटी के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इसी में बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे की बहू मेरे मन के मुताबिक है। यहाँ पूनम के घर जहाँ शादी की बातें चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर मोहल्ले के सभी लोग पूनम के घर के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख के तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं। देख रही हो ना बहन, पक्का इसकी बेटी ने कोई करतूत खोला है, इसी वजह से इतनी गाड़ियां आई हैं इसके घर। मैं न कहती थी, जरूर ये चुड़ैल मंजुलिका की तरह मनूस हैं। अब पता नहीं कौन सी मुसीबत अपनी बेचारी माँ पर लाएंगी। खैर, हमें क्या जाने दो। यहाँ वो लोग पूनम की बेटियों की शादी की बात करके चले जाते हैं। दिन गुजरता है। पूनम बहुत खुशी खुशी अपनी तीनों बेटी की शादी एक अमीर घराने में करा देती है। तीनों बेटियों का गृह प्रवेश होता है। अगले दिन सुबह तीनों ही लाल सुंदर सी साड़ी और गहनों को पहन के बालकनी में बाल झाड़ रही होती हैं। तभी उसकी सास वहां लोबान और कपूर का धुआं लेके आती है और उसके बालों में दिखाने लगती है, जिसे देख तीनों बोलती हैं, माँ जी, ये क्या कर रही हो? अरे माँ जी, बाल जल जाएंगे। बहू, ये कपूर लोबान का धुआं है, इससे तुम्हारे बालों में किसी की नजर नहीं लगेगी। मेरा सपना था कि मेरे बाल भी ऐसे हों, लेकिन दवाइयाँ खाने की वजह से मेरे बाल झड़ गए। अब मैं अपनी बहुओं के बालों को ही देख देख के खुश हो जाती हूँ। तीनों ही बहुएं जो अपने लंबे बालों की वजह से अपने मायके में रोज डांट खाती थी, लेकिन उन्हीं बालों की वजह से उन्हें एक अच्छा ससुराल मिल जाता है। तीनों ही अपना खुशहाल जीवन अपने ससुराल में व्यतीत कर रही होती हैं। कुछ दिनों बाद तीनों बेटियां कार में बहुत ही ज्यादा महंगी और सुंदर साड़ियां पहनकर अपनी माँ से मिलने जाती हैं। तभी उनको पड़ोसन देखकर उनके पास आती है। अरे क्या बात है मेघा बेटी, और बताओ, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है? अरे बेटी, मेरी बेटी पिंकी भी तुम्हारी बहन की तरह है। अगर इसके लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। तो देखा दोस्तों आपने, इसे कहते हैं नसीब। जिन बालों की वजह से लड़कियों को इतना सुनना पड़ता था या फिर सब उन्हें मनहूस और चुड़ैल बनाते थे, उन्हीं बालों की वजह से आज वो एक अमीर घर की बहुएं बनकर राज कर रही थी। इसीलिए कहते हैं, जरूरी नहीं जिस चीज को हम अपने लिए श्राप समझ रहे हों, कभी कभी वो हमारे लिए वरदान बन जाता है। ये आप क्या कर रही हो? बेटा, कुछ दिनों बाद न्यू ईयर है, बस उसी की लिस्ट बना रही हूँ। सोच रही हूँ कि इस बार घर में छोटी सी न्यू ईयर पार्टी रख लूं। अमीर लोग छोटी छोटी चीजों को भी कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। रेशमा, वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बस यहाँ आपसे ये बोलने आई थी कि मेरा काम हो गया है। इतना बोलकर रेशमा घर चली जाती है और घर जाकर अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती है। कुछ देर बाद उसके बच्चे घर आते हैं और घर आते ही रेशमा से कहते हैं, माँ, दादी, आपको पता है हमारे स्कूल में इस बार भी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसीलिए टीचर ने 100 रुपए मांगे हैं। सभी बच्चे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए 100 रुपए जमा कर रहे हैं। हमें भी करना है ताकि हम भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकें। अरे बेटा, क्या करोगी न्यू ईयर सेलिब्रेट करके? हर बार की तरह छुट्टी कर लेना। इस बार भी पता है ना पैसे की कितनी तंगी है। दादी, हम लोग कभी भी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते, पर इस बार हमें अपने स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। हमें नहीं करनी छुट्टी। बेटा, दादी से ऐसी बात नहीं करते।
अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी कि इस बार तुम लोगों को न्यू ईयर के लिए पैसे दे सकूं। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और रात को जब शिवेंद्र घर आता है तो बच्चे अपने पिता से न्यू ईयर पार्टी की जिद करते हैं। पापा, हमारे स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमें स्कूल में 100 रुपए जमा करने हैं और नए कपड़े भी चाहिए। दिला दो ना, पर दादी मना कर रही हैं। बेटा, क्या करोगे स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करके? सही कह रही थी तुम्हारी दादी, तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। मैं घर में ही कुछ अच्छा ला दूंगा। आप हर साल ऐसा ही बोलते हो, पर कभी कुछ नहीं दिलाते और ना ही घर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो। सही कहती है दादी, न्यू ईयर अमीर और गरीब के लिए एक समान नहीं होते। हम गरीब कभी भी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते। दोनों बच्चे नाराज होकर सो जाते हैं और अपने बच्चों को उदास देखकर रेशमा को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन वो सेठानी के घर जाती है, जहां वो काम खत्म करके शाम को डरती हुई सेठानी के पास जाती है। मैडम, बहुत जल्द न्यू ईयर आ रहा है। अगर आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे देती तो इस साल हम गरीब भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेते। क्या एडवांस चाहिए? काम तो सही से करती नहीं हो और सैलरी टाइम टू टाइम चाहिए, और इस बार एडवांस भी चाहिए। कुछ एडवांस नहीं मिलेगा। 1 तारीख को तुम्हारी सैलरी आती है, उस दिन आकर अपनी सैलरी पूरी ले जाना। नेहा की बातें सुनकर रेशमा बहुत दुखी होती है और उदास होकर अपने घर जाती है, जहां एक बार फिर बच्चे न्यू ईयर के लिए जिद करने लगते हैं। माँ, हम कभी कुछ नहीं मांगते, पर घर में न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते। हर साल न्यू ईयर वाले दिन हम घर पर रहते हैं, पर इस बार हमारा बहुत मन है। 100 रुपए की ही तो बात है। आप हमें नए कपड़े मत दिलाना, पर 100 रुपए दे दो ताकि हम स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे एडवांस पैसे नहीं मिले। मालकिन ने मना कर दिया है और तुम तो जानती हो, तुम्हारे पापा की सैलरी अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, जो कि खत्म हो चुकी है। माँ, आप एक बार कल फिर से पैसे मांग कर देखना, क्या पता इस बार मालकिन दे दे। एक बार फिर कबीर और याशिका अपनी माँ को मनाते हैं और अगले दिन रेशमा फिर से एडवांस पैसे मांगने के लिए अपनी मालकिन के पास जाती है, जहां वो देखती है कि नेहा एक कॉल पर बात कर रही है। अरे यार, तुम तो जानती हो ना, मेरे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इसलिए इस बार न्यू ईयर की पार्टी मैंने अपने घर रखी है, तो तुम सबको आना है। 31 तारीख की रात मैंने सारी तैयारी कर ली। बहुत ही शानदार पार्टी होगी इस बार की। मालकिन के पास पैसों की कमी नहीं है, वो आलीशान पार्टी कर रही है, पर फिर भी मुझे एडवांस नहीं दे रही। डर लग रहा है अगर फिर से मांगा तो मालकिन कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। रेशमा ये सोचकर कि मालकिन उसे नौकरी से न निकाल दे, वो दोबारा अपनी मालकिन से पैसे की बात नहीं करती और चुपचाप काम खत्म करके घर आती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और संडे वाले दिन यशिका अपनी माँ के साथ सेठानी के घर आती है और घर के कामों में अपनी माँ की मदद करवाती है। माँ, देखो आज मालकिन का मूड अच्छा लग रहा है। आप उनसे एडवांस पैसे मांग कर देखो ना, क्या पता वो इस बार आपको पैसे दे दे। क्या बात कर रही हो तुम अपनी माँ से? तुम्हें भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है? ये न्यू ईयर पार्टी गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए होती है, जिसे तुम कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। देखना इस न्यू ईयर पर हम कैसे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। और खबरदार, मेरी माँ से एडवांस पैसे मांगने की बात की। अगर तुमने मेरी माँ से एडवांस पैसे मांगे तो मैं माँ से कह दूंगा कि वो तुम्हारी माँ को नौकरी से निकाल दें। इतना बोलकर अर्पित वहां से चला जाता है। अर्पित की ये बात सुनकर अब यशिका भी डर जाती है और न्यू ईयर पार्टी की जिद करनी छोड़ देती है और समय यूं ही गुजरता है। देखते ही देखते 30 तारीख आ जाती है, पर स्कूल में न्यू ईयर पार्टी के लिए पैसे जमा न करने की वजह से यशिका और कबीर स्कूल नहीं जाते। अरे बच्चों, आज तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं गए? हमें नहीं जाना स्कूल। हमने स्कूल में न्यू ईयर के लिए पैसे जमा नहीं करवाए और कल स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा, इसलिए हमें नहीं जाना। 2 दिन स्कूल। माँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पैसा न मिलने की वजह से दोनों बच्चे बहुत उदास होते हैं और यशिका आज फिर अपनी माँ के साथ मालकिन के घर जाती है, जहां रेशमा देखती है कि आज मालिक भी घर पर बैठे हैं और न्यू ईयर की तैयारी में लगे हैं। और अपनी बेटी के चेहरे की उदासी देख एक बार फिर डरते हुए रेशमा अपने मालिक से एडवांस पैसे की बात करती है। मालिक, माफ करना, आपके काम के बीच में दखल दे रही हूँ, पर 2 दिन बाद नया साल आ रहा है। मुझे कुछ एडवांस चाहिए था ताकि मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ला सकूं और मेरे बच्चे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। तुम फिर एडवांस पैसे का गाना गाने लगी? मैंने बोला था ना तुम्हें कि तुम्हें कोई एडवांस नहीं मिलेगा। अरे नेहा, इतना भड़क क्यों रही हो?
गरीब हो या अमीर, त्योहार तो सबके लिए एक समान होता है ना। दे दो उसे एडवांस। और वैसे भी वो अपनी सैलरी के ही थोड़े से पैसे तुमसे एडवांस ले रही है, कोई उधार थोड़े ना ले रही है। सत्यम के कहने पर नेहा मुंह बनाकर कमरे से अपना पर्स लाती है और जब वो पर्स में से पैसे निकालने के लिए पर्स खोलती है तो देखती है कि उसके पर्स से पैसे गायब हैं। पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो पर्स में ही पैसे रखे थे। सच सच बताना, तुम माँ बेटी ने मेरे पर्स में से पैसे चोरी करे हैं ना? क्योंकि मैंने तुम्हें एडवांस पैसे नहीं दिए थे। नहीं मालकिन, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ये चोरी नहीं करी। वो अर्पित खुद को बहुत बनता है ना, अमीर है तो क्या हुआ, मेरी इंसल्ट थोड़ी ना कर सकता है। माँ के सामने तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला, पर अभी जाकर उसे बताती हूँ। इतना बोलकर यशिका अर्पित से लड़ने के लिए कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि अर्पित अपनी माँ के पर्स से पैसे चोरी कर रहा है। इतने पैसे काफी रहेंगे मेरे महंगे खिलौनों के लिए। माँ तो कभी भी महंगे खिलौने नहीं दिलाती और माँ की वजह से सभी दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं, पर इन पैसों से मैं अपनी पसंद का खिलौना ले लूंगा। नहीं आंटी, मेरी माँ ने कोई पैसे चोरी नहीं करे, ये सब कुछ आपके बेटे ने किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो जब वो घर आए तो आप उसका बैग चेक कर लेना। अगर तुम सच कह रही हो तो आज अर्पित की खैर नहीं, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है नेहा। आने दो उस नालायक को घर। सारा सच बताकर यशिका अपनी माँ के साथ घर चली जाती है। अब जैसे ही अर्पित घर आता है, सत्यम उसका बैग चेक करता है और उसके बैग से कुछ पैसे और खिलौने निकलते हैं, जिसे देख सत्यम उसे एक थप्पड़ लगाता है। कहां से आए तुम्हारे पास ये पैसे और खिलौने? अब तुम चोरी करना सीख गई हो। नेहा, तुमने उस गरीब परिवार के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। अब हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। हम आज ही कुछ उपहार और कपड़े लेकर उनके घर जाएंगे और उन्हें न्यू ईयर के लिए इनवाइट करेंगे। सत्यम की बात सुनकर और अर्पित की इस बुरी हरकत से नेहा को भी समझ आ जाता है कि अमीर और गरीब की न्यू ईयर एक समान नहीं होती, और नेहा अपने पति के साथ रेशमा के परिवार के लिए कपड़े और उपहार लेकर उसके घर जाती है। मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हारे साथ किया, पर हम ये कुछ तोहफे और कपड़े आपके लिए लेकर आए हैं। कल हमारे घर में छोटी सी न्यू ईयर की पार्टी है और हम चाहते हैं कि आप ये कपड़े पहनकर अपने पूरे परिवार के साथ आएं। अगर आप हमारी इस पार्टी में आएंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमें माफ कर दिया। रेशमा अपनी मालकिन को मना नहीं कर पाती और अगले दिन 31 तारीख की रात को अपने पूरे परिवार के साथ नेहा के घर जाती है। वहीं कपड़े पहनकर जो नेहा ने उन सबके लिए दिए थे, जहां सभी लोग मिलकर न्यू ईयर केक काटते हैं और अच्छा खाना खाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं।